हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आज की क्लास में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो होगी हमारी ज्योग्राफी की एमसीक्यूज की सीरीज। आज हम शुरू करेंगे। आपको पता होगा इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी की भी सीरीज चल रही है जिसमें हमें अब अगली क्लास में 10th क्लास की हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होगा। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है उल्का क्या होते हैं। उल्का क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है तीव्र गति से चलता तारा है। बी ऑप्शन कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का ये अंश है। थर्ड ऑप्शन है हमारा तारामंडल का भाग है। और डी ऑप्शन क्या है, पुच्छहीन धूमकेतु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है ये, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का ये अंश है। देखो आप सबको इसमें कंफ्यूजन होती होगी कि उल्का क्या है, उल्का पिंड क्या है। उल्का उम्म, उल्का पिंड क्या है। धूमकेतु सुना होगा आपने। धूमकेतु यानी कॉमेट्स। कॉमेट्स का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद उल्का क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह क्या है। देखिए, ये देख रहे हो आप, क्षुद्र ग्रह देखेंगे हम। देखो, ये क्षुद्र क्या क्या है, ये चट्टानों के एक समूह है। मतलब छोटी चट्टान भी हो सकती है, बड़ा चट्टान यानी कि छोटे बड़े पत्थरों का एक समूह है। ये देख रहे हो आप, ये क्षुद्र ग्रह इसे हम क्षुद्र ग्रह पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये मतलब कि छोटे से लेकर ये 1 किलोमीटर लंबे तक बड़े तक भी हो सकते हैं। ठीक है। इनका ज्यादातर समूह कहाँ होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। जुपिटर और मार्स के बीच में ये, जिस तरह से हमारे अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं ना, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उसी तरीके से हमारा ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में छोटे छोटे पत्थरों के समूह हैं, ये भी हमारा सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो यही होते हैं अपने क्षुद्र ग्रह। ठीक है। इसके बाद हम अगर मैं बात करूं क्या होते हैं धूमकेतु, कॉमेट्स क्या होते हैं। देखो, कॉमेट्स ये आप एक देख रहे हो, उल्का जैसा, इसमें क्या होता है पीछे पूंछ जैसा आप देख रहे हो। ठीक है। ये अगर मैं इसको पहचानना हो तो मैं इसको कहूंगी कॉमेट्स। क्या है ये, धूम केतु। ये क्या होते हैं, ये बर्फ गैस और धूल से बने होते हैं। बर्फ गैस और धूल से ये बने होते हैं। ये क्या होता है, जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो ये क्या होता है, इनकी बर्फ क्या होती है, जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी बर्फ क्या होती है, गैस में बदल जाती है। जिससे क्या होता है, ये चमकीली पूंछ से हमें दिखाई देती है। क्या होता है, जब ये धूमकेतु होते हैं ना, जब ये सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं तो ये बर्फ से बने हुए पिंड हैं जो ये गैस में बदल जाते हैं। और ये कैसे दिखाई देने लगती है, चमकीली पूंछ सी हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है। ये क्या जाते हैं, ये हमारे सौर मंडल के बाहर वाले एरिया में देखने मिलते हैं हमें। अ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं उल्का, उल्का की। ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा पिंड होता है अंतरिक्ष में, वायुमंडल में जैसे प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये उल्का उल्का हो गया। फिर इसके बाद होता है उल्का पिंड। कभी कभी हमें इसे बोलते हैं हम मीटियोर। ठीक है। टूटता तारा कभी देखा है, टूटता तारा भी हम इसे कभी कभी बोल देते हैं। तो क्या होता है, जब ये कोई छोटा पिंड जो होता है ये अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, तो ये घर्षण के कारण क्या होता है, जलने लगता है ना। तो इसी जलती हुई चमकदार रेखा को हम क्या बोल देते हैं, टूटता तारा भी बोल देते हैं, लेकिन असल में ये उल्का होते हैं। ठीक है। और ये कभी कभी जलकर ये राख हो जाते हैं और कभी कभी इनका अंश जो होता है छोटा मोटा वो बच जाता है। तो मतलब कि हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है। जब ये पूरी तरह नहीं जलता, अब ये जल रहा है, अगर ये जल के राख हो गया तो उल्का। लेकिन अगर ये पूरी तरह नहीं जल के हमारी पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गया और पृथ्वी पर गिर गया तो हम इसे बोल देते हैं उल्का पिंड। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इन चारों का मतलब। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है उल्का। उल्का मैंने क्या बताया, ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से चलता हुआ आ रहा होता है।
ये एक द्रव्य का अंश होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में से नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है अपना, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू सेखोवा ये कहाँ है, ये असम में है। इसके अलावा देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल में है, 14वां है अपना अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, कच्छ का रण गुजरात में है, कोल डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, शेष चलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, 18 पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसमें इनमें से नीलगिरी सुंदरबन मन्नार की खाड़ी नंदा कुल मिलाकर ये 12 हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क में भी शामिल कर लिया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना आपको। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से नहीं है? तो ये सभी हैं, देखो नीलगिरी सुंदरवन नंदा देवी ये सभी हैं, कच्छ का रण अपना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें ग्रेट निकोबार सुंदरवन नंदा देवी कच्छ की खाड़ी ये चारों ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। ये जब क्वेश्चन आया हुआ था तब इसमें से एक नहीं था, लेकिन अब ये चारों इसमें शामिल है। ठीक है, आगे क्या है, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप और माध्य मासिक वर्षा इसमें दी गई है। तो यह ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है? इसको थोड़ा जूम करूं, देखो इसको मैंने जूम कर दिया है। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये दिया गया है अपना औसत ताप, ये दी गई है अपनी औसत वर्षा। ठीक है, ये बिंदु बिंदु वाले क्या दिखा रहे हैं, ये तापमान को दिखा रहे हैं, और अपना ये जो पिलर दिए गए हैं ये वर्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको ध्यान से देखूं तो तापमान पूरे वर्ष क्या रहता है, 20 से 30 डिग्री के बीच में है, जिससे पता चलता है कि ये उष्ण कटिबंधी दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, सही है, ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जिसे हम इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो अगर ध्यान से देखो तो इसमें वर्षा लगभग पूरे साल ही हो रही है, पूरे साल वर्षा हो रही है, लेकिन कुछ महीनों में जैसे जून से सितंबर के बीच में ज्यादा वर्षा हो रही है ना। तो इस प्रकार की जलवायु आमतौर पर कौन सी हम कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो होता है ना अपना वो जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, अमेजन हो गया, ये सब। ठीक है, इसको जूम आउट करूँ मैं, देखो तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय, वर्षा युक्त उष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण समुदाय। ठीक है, तो अगर मैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क उष्ण कटिबंधीय की बात करूं तो क्या होता है, इसमें वर्षा बहुत कम होती है, और जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, पूरे साल वर्षा दिख रही है आपको, है ना, इसमें पूरे साल वर्षा दिख रही है, और तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, वर्षा युक्त उष्ण कटिबंधीय, इसमें पूरे साल वर्षा होती है, गर्मी रहती है, और आर्द्र भी रहता है मौसम, जो कि ग्राफ से मेल भी खा रहा है, तो मैं कह सकती हूँ इसका बी आंसर सही है। ठीक है, इसके अलावा अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय भी दिया गया है, तो इसमें भी वर्षा बहुत कम होती है,
और वर्षा बहुत अधिक हो रही है ग्राफ में। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या है, इसमें तापमान बहुत ठंडा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। ठीक है। आ, हम्म, अब चौथा क्वेश्चन है अपना, विली विली क्या है। विली विली क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। बी ऑप्शन कह रहा है अपना एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। सी ऑप्शन कह रहा है अपना उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। या डी लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को हम विली विली के नाम से जानते हैं। चक्रवात की मैं बात करूं कि चक्रवात क्या होता है, तो ये एक तीव्र गति से वायुमंडल में घूमने वाला एक तूफान होता है। ठीक है, जो गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में देखने मिलता है हमें। ठीक है, तो विली विली मुख्य रूप से किसका नाम है? चक्रवात का नाम है। और इसे हम चक्रवात विली विली कहाँ पे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि चक्रवात को मैं और किस किस नाम से जान सकती हूँ, तो देखो क्षेत्र और स्थानीय नाम ये सब आप याद कर लेना। जैसे भारत वगैरह में हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में आदि में क्या कहते हैं? इसे इसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अमेरिका वगैरह में हम क्या बोलते हैं? इसे हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, जापान, ताइवान आदि क्षेत्रों में हम इसे तूफान का नाम देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर के द्वीप समूह में हम इसे विली विली कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अमेरिका में मैंने बता दिया हरिकेन, और जापान तूफान, और इसके अलावा जो ये लास्ट में दक्षिण अफ्रीका में हम इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? ए अंटार्कटिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे मैंने इनकी ऊंचाइयाँ लिख दी हैं। एशिया की लगभग ऊंचाई 950 मीटर है, अंटार्कटिका की सबसे अधिक है 2300 मीटर, उत्तरी अमेरिका की 720 मीटर। इसके अलावा ये और भी लिखे हुए हैं। तो ये अंटार्कटिका हमारा क्या है? ये इसका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाता है। ये क्या है? हमारा संसार का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। ठीक है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई क्या है? अन्य महाद्वीपों से सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका जो अंटार्कटिका का 98% भाग, अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, हाँ क्या मैंने बताया? इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा हो जाती है। मान लो अगर इसकी बर्फ पिघल गई तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी बोलूंगी? विंसन मासिफ, विंसन मासिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण से के लिए वायुमंडल में के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल में कहां पर रेडियो तरंगे चलती हुई दिखती हैं? तो रेडियो तरंगे क्या होती हैं? इसका सही ऑप्शन मैं पहले बता दूं, इसका सही ऑप्शन है आयन मंडल। ये रेडियो तरंगे हमें आयन मंडल में देखने को मिलती हैं। देखो ये रेडियो तरंगे क्या होती हैं, ये रेडियो तरंगे क्या होती हैं, ये अंतरिक्ष में सीधे ना जाकर क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ये आयन मंडल से टकराती हैं और ये परावर्तित हो जाती हैं, और ये आयन मंडल जो होता है ये रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है। क्या मैंने बताया? जो ये रेडियो तरंगे होती है ये अंतरिक्ष में ना जाकर ये आयन मंडल से टकराती हैं, और ये क्या होती है? ये आयन मंडल इन रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है। ठीक है, हाँ अगर मैं पूछूं आपसे ये आयन मंडल ना हो तो क्या हो? आयन मंडल ना होगा तो ये लंबी दूरी तक रेडियो तरंगे जो हैं ये नहीं जा पाएंगी। ठीक है, इनका जाना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। क्या ऐसा होता है? कारण इसका क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण समवहनी वर्षा होती है। ये समवहनी वर्षा क्या होती है? देखो, जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है ये गर्म होता है और नमी से भरा होता है, क्योंकि इसमें सूरज की किरणें क्या होती हैं, साल भर इस एरिया पर लगातार पड़ती हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है और इसके कारण यहाँ पे नमी बनी रहती है। ठीक है, समवहनी वर्षा क्या होती है, जब ये सूर्य की समवहनी वर्षा क्या होती है, जब ये सूर्य की अ, देखो, ये अपनी नदी है मान लो, ये क्या है, मतलब महासागर मान लो, ये महासागर मान लो, जब ये सूर्य की गर्मी से ये सूर्य है, ये सूर्य की गर्मी से जब ये महासागर गर्म होता है, तो ये गर्म होकर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है वाष्पीकरण। ये भाप बनकर ये पानी यहाँ से उड़ जाता है ठंडा होकर। ठीक है, ये बादल, ये क्या बनाते हैं, आगे चलकर ये बादल बनाते हैं, और ये बादल क्या होते हैं, ये बारिश करते हैं दोबारा। ठीक है, यही होती है अपनी समवहनी वर्षा, और ये क्या होती है, ये साल भर चलती रहती है और इसी से साल भर वर्षा होती रहती है। तो मैं कहूंगी कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सही हो गया। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दोबारा से वही, एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। कथन कह रहा है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के समीप सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। कारण क्या कहता है, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ठीक है, देखो, अब ये मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव मैंने अभी आपको पिछली जो क्लास हुई थी ना एनसीईआरटी वाली, वो बताया था। ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं, देखो इमेज भी शायद, ये क्या होते हैं, ये अपने नदियों में इसकी जड़ें क्या होती हैं, अंदर डूबी रहती हैं। ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, ये सुनामी वगैरह को भी रोकते हैं, और ये एक तरीके से समुद्र को सुरक्षा, समुद्री तूफानों से वनों की रक्षा करते हैं, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं हमारा। ठीक है, अ, अगर मैं भारत की कुछ मैंग्रोव वनों का नाम दूं आपको, तो सुंदरवन का नाम आपने सुना होगा, सुंदर वन। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वन। ये महानदी उड़ीसा के तट पर भी ये पाए जाते हैं वन, कुछ गुजरात कच्छ के रण के साइड पाए जाते हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये तटीय कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं, और समुद्री तूफानों से वनों की रक्षा करते हैं। बाकी ये समुद्री जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं। और ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, के अलावा जो नवा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, मैं इसको बोल दूंगी डायमंड रिंग। का नाम आपने सुना है, डायमंड रिंग, हीरक वलय को इंग्लिश में डायमंड रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हीरक वलय एक दृश्य है जिसे कब देखा जा सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, या पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, या केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या केवल पूर्णता पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं आपको, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर इसको देखा जा सकता है। ये क्या है, ये डायमंड रिंग क्या है, ये खगोलीय क्या है, ये खगोलीय परिघटना है। कैसे, खगोलीय परिघटना। देखो, आ, ये घटना कब देखी जाती है, सूर्य ग्रहण के दौरान, जब ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा जब पृथ्वी सूर्य को पूरी तरीके से ढक देता है, देख रहे हो, ये पूरी तरीके से ढक दिया, लेकिन इसके साइड साइड से सूरज की किरणें निकलती दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक रिंग बनी दिखाई दे रही हो। ठीक है, मतलब कि इसके परिधीय क्षेत्र से
ये किरणें गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, इसी को मैं बोल दूंगी डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, इसी को मैं क्या बोल दूंगी, डायमंड रिंग, यानी कि हीरक वलय। हीरक वलय, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कह रहा है हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। ऑप्शन बी कह रहा है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। और ऑप्शन डी कह रहा है हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसलिए इनकी सागरी धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, देखो क्या है, इसकी सागरी धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन क्यों होता है। देखो विश्व के जो जितने भी महासागर हैं उनमें जो बहने वाली जलधाराएं होती हैं वो सामान्यतः एक ही दिशा में बहती हैं। जो महासागर हैं विश्व के अपने, उसमें जो धाराएं बहती हैं महासागरीय, वो सामान्यतः एक ही दिशा में बहती हैं। लेकिन हिंद महासागर की जो धाराएं होती हैं ये नियमित मतलब अक्सर ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। देखो इसका मुख्य कारण क्या है कि हिंद महासागर में क्या होता है, मानसूनी, मैंने आपको मानसून के चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, जिसके कारण महासागरीय धाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ना, तो ये मानसून के कारण ये जो जलधाराएं हैं ना, ये सर्दी के मौसम में अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं। ठीक, गर्मियों मैंने आपको बताया था कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उत्तर पूर्व मानसून के मतलब कि उत्तर पूर्व में बहने लगती है ये हवा, और सर्दियों में ये फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहने लगती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मानसून वाला चैप्टर जाके एक बार पढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है किसका। मानचित्र की समान रेखाओं का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समुदाय रेखाएं क्या होती हैं आपको पता होगा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वायु दाब के, मैं लिख देती हूँ, वायु दाब के समान बिंदुओं को जोड़ती हैं। ये क्या होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाएं मानचित्र पर हमने बनाई हैं। ये क्या करती हैं, ये समान वायु दाब के जो पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ती हैं। ठीक है, इन मतलब कि ये काल्पनिक रेखाएं एक तरीके से क्यों बनाई गई हैं, ये हवा की गति, दिशा और मौसम प्रणाली को आदि को समझने के लिए ये हम इन समदाब रेखाओं का यूज करते हैं। ठीक है, मौसम इत्यादि को प्रिडिक्ट करने के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, मानचित्र की समान रेखाएं। मतलब जब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे करूंगी कि जब मानचित्र क्या होता है, समान मूल्यों वाली रेखाओं को दर्शाता है, यानी कि समान वायुदाब वाली रेखाओं को दर्शाता है, उसी को हम समान रेखा मानचित्र कह देते हैं। ठीक है, आंसर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। जो अभी ये 11 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। अब जो मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उसे उस क्षेत्र के रूप में जहां क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है तापमान 42 डिग्री से भी अधिक हो रहता है, या कोई पादप ना पाया जाता हो, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या बालू के टीलों की प्रधानता होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक वर्षा। देखो मरुस्थल क्या होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मरुस्थल गर्म ही होते हैं। मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं और मरुस्थल गर्म भी हो सकते हैं। हमारे भारत में गर्म मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं,
ये मरुस्थल क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी एरिया जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, क्या हो, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, उसको हम बोल देते हैं मरुस्थल। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कथन है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। कारण क्या है, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। जैसे कि भारत में भी क्या होता है, यहाँ पे आगे जाके थार मरुस्थल पाया जाता है, इस क्षेत्र में दिख रहा है कि नहीं आपको, देखो ये भारत हो गया, लगभग इस क्षेत्र में अपना क्या है, थार मरुस्थल है। ठीक है, जब यहाँ से व्यापारिक पवनें भारत में एंटर करती है ना यहाँ से, तो यहाँ से इनके पास बहुत पानी होता है, ये पानी बरसात करती जाती जब ये इस क्षेत्र में पहुंचती है तो इन हवाओं के पास पानी ही नहीं बचता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये पश्चिम का एरिया है ना, तो यहाँ पे ये पानी बरसा ही नहीं पाती, तो ये क्षेत्र कैसा रह जाता है, शुष्क या सूखा क्षेत्र रह जाता है। ठीक है, ये लगभग 15 से डिग्री से 30 डिग्री के उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं अधिकांश उष्ण मरुस्थल, अगर मैं गर्म मरुस्थल की बात करूं तो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही कह रहा है कथन मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण क्या है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, कारण बिल्कुल सही है इसका। अ, जितनी ऊर्जा मानव जो होता है एक वर्ष में उपभोग करता है मानव जाति, वो 6 घंटे में मरुस्थल बना देता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो इसमें क्या है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है अपना, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद गोबी मरुस्थल है जो चाइना मंगोलिया के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है अपना अरेबियन मरुस्थल, इसके बाद है अपना सहारा मरुस्थल। तो ये पहले नंबर पे आएगा, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो 1 4 1 4 3, सॉरी 2 3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। देखो, सहारा मरुस्थल है या गोबी मरुस्थल है या थार मरुस्थल है या कालाहारी मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल जो कि अपने कहाँ पे स्थित है, दक्षिण एशिया यानी भारत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में या चीन में या कजाकिस्तान में या मंगोलिया में। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मनोरंजन, हाँ ये क्या लिख दिया, मनोरंजन नहीं भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे होना चाहिए सोनोरम। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सोनोरम मरुस्थल। ठीक है, क्या क्या लिख देते हैं, तो ये सही है बिल्कुल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकला मकान ये चीन में पाया जाता है। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त ए लुट। दस्त ए लुट कहाँ स्थित है? दस्त ए लुट कहाँ स्थित है? ईरान में है, या लीबिया में है, या केन्या में है, या नाइजीरिया में? तो दस्त ए लुट कहाँ स्थित है अपना? ईरान में। ठीक है। हाँ, अब गोबी मरुस्थल मैंने आपको बताया अभी कहाँ पे स्थित है, ये मंगोलिया में, ये चीन में स्थित है। ये एक अलग से क्लास भी लेके आऊंगी जिसमें हम मरुस्थल, सारे मरुस्थल एक साथ पढ़ेंगे विश्व के। इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मैंने आपको बताया था, थार मरुस्थल दक्षिण एरिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। इसके अलावा काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या किर्गिस्तान? तो देखिए इसके ना बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? क्या लिखा है कि वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिणी चिली में स्थित है, इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। तो ये सही है बिल्कुल, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये दक्षिण चिली में नहीं है, ये उत्तरी चिली में स्थित है। ये जो अटाकामा डिजर्ट है अपना, ये उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक है, इसमें नाइट्रेट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो अरब मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, ये काला, ये सब शुष्क यानी उष्ण कटिबंध, उष्ण रेगिस्तान है अपने। ये जो पैटागोनियन है ना, ये आपका ठंडा मरुस्थल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में, नामीबिया में, या जैरे में, या जाम्बिया में? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है और नामीबिया में है। तो ये एक और दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा कि कालाहारी मरुस्थल है जो कि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि अफ्रीका में स्थित है ना, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आज के अपने, लगभग 27 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज वाली क्लास है ना, ये आपकी सैटरडे संडे आया करेगी। बाकी के दिन में हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।